नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हम पुनः कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता के बहाने। कविता के बहाने कार्यक्रम में हम किसी विशेष अतिथि को, कवि को, कवयित्री को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, जिनसे हम उनके कवि व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हैं और साथ में हम उनकी कविताएं भी सुनते हैं, उनकी रचनाओं पर भी बातचीत करते हैं। आज हमारे बीच में लखनऊ से अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती संध्या सिंह। आइए सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि को हम यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। उसके बाद फिर आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। श्रीमती संध्या सिंह, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार संध्या जी। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका, आप आए हमारे मंच पर और कविता के बहाने हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, इस बीच में सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे मित्र हैं, कवि मित्र हैं, साहित्यिक मित्र हैं, आकाशवाणी के मित्र हैं। इसी तरह से और भी मित्र हमारे साथ अब थोड़ी देर में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अशोक मिस्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संध्या जी, आपका स्वागत है। बताइए, आजकल क्या गतिविधियां चल रही हैं आपकी? जी, प्रणाम करती हूँ सबको, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं या जो बाद में आएंगे, सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। और गतिविधियों के नाम पर तो सृजन ही है। अभी एक व्यस्ततम दौर के से निकलकर हम आए हैं अपनी गृहस्थी के, और जितना संभव है उतना कोशिश करते हैं कि अपनी बात लोगों तक जाए। और उसके लिए आप जैसे पटल मिलते रहते हैं तो एक जरिया मिल जाता है अपनी बात कहने का। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, वैसे तो आपके नाम से कौन परिचित नहीं है। संध्या सिंह जी बहुत ही सक्रिय हैं कविता के क्षेत्र में। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आखिरों के शगुन, पंछी, उन्नींदे द्वार पर दस्तक, मौन की झंकार इत्यादि कई कई संग्रह आपके आ चुके हैं। और साथ में आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित, पुरस्कार दिए गए हैं आपको। तो संध्या जी, थोड़ा सा पहले हम आपके बारे में अपने मित्रों के लिए जानना चाहेंगे। वास्तव में कहाँ से हैं आप और साहित्य के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई आपको? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जो साहित्य क्षेत्र में आते हैं ये पहले कवि हो जाते हैं। जी जी सर, मैं ये बताऊं कि जो मेरा बचपन बीता है वो जिला सहारनपुर में एक देवबंद जगह है। देवबंद के पास एक गांव है। ग्रामीण परिवेश में पली हूँ, और उसके बावजूद हमारे पिताजी बहुत प्रोग्रेसिव थे, और मेरे ख्याल से वो उन्होंने जितना किया अपने गांव की प्रगति के लिए, वो एक मिसाल है। अपने देवबंद की तहसील में हमारे पिताजी टैक्सेशन के पहले वकील थे। तो एक वातावरण ऐसा मिला, साहित्य की रुचि थी, साहित्य में उनको बहुत रुचि थी, तो किताबें बहुत आती थी, धर्मयुग से लेके कादम्बनी, रीडर्स डाइजेस्ट, नवनीत, ये सब पढ़ते रहे। साप्ताहिक हिंदुस्तान और बहुत सारी जो बंद भी हो चुकी हैं दुर्भाग्य से, तो वो सब आती थी। तो उनके बीच से गुजरते गुजरते कहीं एक साहित्यिक जमीन बनी। रचनाएं तो मैं कहूंगी थोड़ी बहुत अगर उस वक्त लिखी तो वो बहुत अधकचरी महसूस होती है आज मुझे लेकिन हाँ, निकलती थी अंदर से कुछ ऐसा। उसके बाद जो जीवन शुरू हुआ वो एक टिपिकल गृहिणी का, वो भी भारतीय गृहिणी का, तो उसमें कहीं वो सब कुछ दब गया। और जिस तरह से जिंदगी चलती रही उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत खराब, लेकिन एक भारतीय स्त्री को वक्त वो एक रास्ता नहीं मिलता अपनी बात कहने का। समाज की बंदिशें, घर की बंदिशें, जिम्मेदारी। तो उस दौरान वक्त मेरे 35 साल कैसे निकले मुझे नहीं पता बिल्कुल भी।
नहीं, आपने बीच में कहा ना कि वो दब गया, दब आपका क्या तात्पर्य था वो ये कहने का? वो दब गया का मतलब ये है कि हम सीधे गृहस्थी में आने के बाद अ, एक जो आजादी होती है, जो घर में एक आजादी मिलती है, जिसमें हम कभी भी कुछ पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं बाहर जा सकते हैं, और वो आजादी लगभग समाप्त हो गई। फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी बात कि बजट के साथ जूझना, मतलब गणित रह गया जिंदगी में, साहित्य रहा ही नहीं, जोड़ घटाव में उलझ गए। स्मूथ तरीके से ईश्वर की कृपा से बच्चे अपनी अपनी जगह पढ़ाई करके सेटल हुए। और मैं सचमुच में कहूंगी, जैसे हम कहते हैं हमारे लिए तो खिड़की भी नहीं मिली कहीं हमको, दर खिड़की भी नहीं खुली, लेकिन मैं सच कहूंगी तो वो विंडो जो होती है ना आपकी, कंप्यूटर की विंडो, वो मुझे मिली। और क्या मैं बात है! सीधे आसमान से जुड़ी मैं, वर्चुअल दुनिया से। और घर में बैठे बैठे पत्रिकाओं से जुड़ी, जो ऑनलाइन पत्रिकाएं थी उनसे जुड़ी। और उसके बाद धीरे धीरे जो वो कीड़ा था, जो बचपन का कीड़ा था सृजन का, अब वो भी कुलबुलाने लगा, और वक्त भी था, दोनों चीजें थी। तो लिखना शुरू हुआ मेरा, और मेरी बहुत छोटी सी यात्रा है ये। 2014 से मैंने लिखना शुरू किया। तो और 2000 आपने वो रचना तो आपको याद होगी जो आपने सबसे पहले लिखी, और जब आपने वो अपनी मंडली में अपने मित्रों में सुनाई तो उन्होंने कहा, वाह संध्या जी, बहुत अच्छी रचना है, अगर उसको आप यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे अगर अच्छा अगर रहेगा। मुझे पता होता तो मैं उसको सच में यहाँ पर अपनी निकाल के रखती। मैं रचना अधकचरी थी लेकिन अच्छी थी रचना। अगर आप वक्त देंगे बीच में तो मुझे, मैं निकाल लूंगी। कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि पहली रचना पढ़नी है, नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं, और उसके बाद की कोई रचना ऐसी है जो जब फिर आपकी यात्रा आगे आगे चलती रही, आगे आगे वो बढ़ती रही? मैं आपको उसका एक, मुझे दो पंक्ति याद है अपनी पहली रचना की। अ, शहर के शहर का वह कोना जहां हर आदमी से बड़ा था। वाह! शहर का वाह! वह कोना जहां हर आदमी से बड़ा था। एक भूखे एक बूढ़े भिखारी का शव लावारिस पड़ा था। ये दो पंक्ति मुझे अचानक आपसे बात हुई तो याद आई कि उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि हम इश्क पर लिखें, या हम कुछ रूमानी लिखें। पता नहीं क्या था ऐसा कि 18 साल, 19 साल, 20 साल में भी कुछ कुछ ऐसी रचना बनती थी कि जो एक सर्वहारा जो वर्ग है जो दिखता था हमें, उस पर अपने आप भाव उठते थे मेरे। ये मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है, तो आपने फिर कविता ही क्यों शुरू की है? देखिए ना, उपन्यास भी लिखे जा सकते थे, कहानियां, कई विधाएं हैं साहित्य की, तो कविता हाँ। ही क्यों? क्या आपको कविता लिखना आसान लगा, या आपको सार्थक अरे लगा वाह। नहीं कि जो आप कहना चाहते हैं अपनी हम्म। अभिव्यक्ति के माध्यम से, उसके लिए आपने जो साधन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो कविता ही चुना? हाँ, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि मैं कहूँ आसान है, क्योंकि आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको बहुत कम से कम शब्दों में अपनी बात पहुंचानी होती है। वो इतना टाइट फ्रेम है कविता का कि वो भी एक साधना है कि हम उसमें अपनी बात कह दें। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से जैसे एक आपका व्यक्तित्व होता है, कि तो कविता की तरफ रुझान रहा। कहानियां बहुत पढ़ी, ऐसा नहीं है, साहित्यिक कहानियां बहुत पढ़ी, उपन्यास बहुत पढ़े। वैवाहिक जीवन में भी लिखा कुछ नहीं, लेकिन साहित्यिक उपन्यास बहुत पढ़े हैं। लेकिन कहीं अंदर से कविता के लिए प्रेम था, और वो फिर सामने आया वक्त मिलते। तो पहला संग्रह जो आपका कब प्रकाशित होकर आया था? बहुत जल्दी आ गया था लिखने। 2013 में लिखना शुरू किया मैंने, और 2014 तक मेरा एक पहला संग्रह आया।
मुक्त कविताओं का, समकालीन कविताओं का। तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ पहले से अंदर अंदर इतने सालों में सब पका हुआ तैयार था, और वो जैसे ही एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो वो निकल आया बाहर, और फिर उसको किताब का रूप दिया हमने। तो वो संग्रह आखरों के आपके समक्ष है क्या? वो संग्रह है आपके सामने? नहीं, अभी तो नहीं है। मुझे मुझे ये अच्छा। चीजें पता नहीं थी, नहीं तो मैं रखती। हम्म, आखरों के शगुन पंछी उसका नाम था। जी जी जी। अच्छा, मुझे उसमें से कोई कविता याद है तो सुनाइए। हाँ, मैं सुना देती हूँ। अ, एक कविता है। जी, आपका अ, स्वागत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात कहूँ। ये अब आप ये देखिए कि जब हम, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब 18-19 साल की उम्र में कविता लिखी, तो भी कहीं कुछ रोमानी एहसास नहीं था। और जब संग्रह आया, तो जो आपने मुझे कहा एक कोई कविता सुनाई है, पहली कविता मेरे सामने जो भी आई आपको सुनाने के लिए उसी संग्रह से, वो प्रिंट आउट है। अगर अगर संग्रह होता मैं आपको जरूर दिखा देती। कोई बात नहीं, वो सुनाई। तो हाँ, तो ये जो कविता है, आप सोचिए कि एक जो कयामत होती है या प्रलय होती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो इस रचना में है। मैं चाहूंगी कि ये बात लोगों तक जाए कि कयामत जैसा नकारात्मक शब्द से मेरा काव्य पाठ शुरू हो रहा है, तो मैं उसमें क्या कहना चाहती हूँ। जी जी, आपका स्वागत है। मैं पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ आपको। मैं जरा, हाँ ठीक है, मैं ले आती हूँ जरा सा, पहले उसको निकाल नहीं कविता तो। असल में वो क्रम तो पता ही नहीं था ना, तो इसलिए अ, जी नमस्कार। तो अपनी संग्रह की कविता, पहले वाले संग्रह से एक कविता, जो एक प्रलय, एक कयामत के बाद जो दृश्य है वो आपके सामने है, और उसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहीं घोंसला गिरा है और टपका है टूटे हुए अंडों पर चिड़िया का दर्द। कहीं घोंसला गिरा है और टपका है टूटे हुए अंडों पर चिड़िया का दर्द। कहीं बछड़ा दूर तक बह गया है भूखा ही, और उतर आया है दूध थनों में, गाय रंभाई है। कहीं घोंसला गिरा है और टपका है टूटे हुए अंडों पर चिड़िया का दर्द। कहीं बछड़ा दूर तक बह गया है भूखा ही, और दूध उतर आया है थनों में, गाय रंभाई है। कहीं जड़ समेत उखड़े हैं वृक्ष, तना शाख पत्ती फूल फूल बिखरा है। कहीं जड़ समेत उखड़े हैं वृक्ष, तना शाख पत्ती फूल फूल बिखरा है। तिस पर इसी बबूले से एक शैतान भी उभरा है। कुछ भेड़िए गश्त पर हैं और मुस्कान है कुछ गिद्धों के चेहरे पर। कुछ भेड़िए गश्त पर हैं और मुस्कान है कुछ गिद्धों के चेहरे पर, मगर बावजूद इस सब के फिर गेहूं का दाना है चींटी की पीठ पर। फिर कुछ तिनके हैं चिड़िया की चोंच में, और फिर एक मकड़ी चढ़ रही है दीवार पर। मगर बावजूद इस सब के फिर गेहूं का दाना है चींटी की पीठ पर। फिर चिड़िया की चोंच में कुछ तिनके हैं, और फिर एक मकड़ी चढ़ रही है दीवार पर। निर्माण हमेशा भारी है संघार पर। निर्माण हमेशा भारी है संघार पर। जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने जी संध्या जी, जी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे तो आप मुझे लगा। आपका जी, जी जी, क्या आपको क्या लगा? बहुत ही देखिए ना, एक मुझे मुझे अनौपचारिक। ये लगा कि हम सकारात्मक चीज से शुरू करते हैं, लेकिन कयामत जैसा शब्द और कविता सामने आपने का उसी संग्रह से सुनानी है। लेकिन ये देखिए, इतनी सकारात्मक कविता है ये, कि मेरा मन था कि मैं कहूं कि निर्माण हमेशा भारी है संसार पर। वो तो बात सही है, बिल्कुल सार्थक बात कही जी आपने। अच्छा, जी 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 संध्या जी, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आप जी तो विज्ञान की छात्रा रही हैं। तो जी मैं भी स्वयं मैंने भी बीएससी ग्रेजुएशन साइंस में किया है। जी लेकिन पता नहीं मैं भी कभी बन गया। ये क्या विशेषता है कुछ लोगों में कि जो खास करके जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं वे हम्म। कभी ही बन जाते हैं? क्या आपको क्या लगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विज्ञान के बावजूद बहुत अच्छी कविताओं में उतरे हैं। हमारे शहर के नरेश सक्सेना, उन्होंने तो इतनी वैज्ञानिक प्रमाणित, मतलब तथ्य पर प्रमाणित कविताएं और इतनी संवेदनशील कविताएं लिखी हैं उन्होंने। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर वैज्ञानिक कवि है तो वो ज्यादा अच्छी तरह कविता को बांध सकता है प्रमाणिक तौर पर। मतलब उसकी कल्पनाएं ऐसी नहीं होती कि जो हवाई कल्पनाएं हों, जो उसके प्रतीक कभी गलत नहीं होंगे। तो वो बात है। और दूसरी बात यह है कि विज्ञान का कुछ रिश्ता ऐसा है नहीं कवि कविता से। विज्ञान अलग चीज है, विज्ञान का व्यक्ति भी कवि हो सकता है। और जो हिंदी के ये समझ लीजिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च कर चुके हैं हिंदी पर, वो अच्छी कविता नहीं लिखते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो कविता एक अलग, मैं खुद को कोई ऐसा नहीं कह रही कि मैं खुद के बारे में कोई तारीफ की बात है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने ये कहा है कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां वहां पहुंचे पहुंचे कवि। के वह हाँ, बहुत अच्छे, तो बहुत ऐसा सही। ऐसा जी जी। गद्य के लिए नहीं कहा गया, आप ध्यान दीजिए, गद्य के लिए ये बात नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं कवि की कल्पनाशीलता और विज्ञान का, मुझे लग रहा है ये तो एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। वैज्ञानिक बहुत अच्छी कविताएं दे सकता है। चलिए, इससे पहले कि हम हाँ आपकी एक और रचना सुनेंगे, जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे संध्या जी कि जी आपकी दृष्टि में जी कविता का मूल, आपकी दृष्टि में, आपकी नजर जी में जी। कविता का मूल धर्म क्या है? अ, कविता का मूल धर्म तो जो हम पढ़ते आए हैं, मैं उसके आधार पर कहूंगी, और जो पढ़ा है मैं उससे सहमत भी हूँ, कि कविता लग्जरी नहीं है, वैभव नहीं है। वो एक तपस्या है, वो साधना है। और कविता का धर्म लोगों को जागरूक करना, समस्याओं से निपटना, समस्याओं के समाधान देना, या समस्याओं से अवगत कराना, ये धर्म मैं समझती हूँ कवि का है। और उसका पालन कोशिश करते हैं कि वो पालन होता रहे। बाकी प्रेम कविताएं भी लिखी गई हैं ऐसे तो। जो रीतिकाल था उसमें तो श्रृंगार ही लिखा जाता था। मगर मुझे ऐसा लगता है वो एक दौर था, उसकी आलोचना करना भी ठीक नहीं है, वो एक दौर था। लेकिन आज की तारीख में जो कवि का धर्म है या जो जरूरत है, वो सिर्फ समाज को जागरूक करने की है, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर है ये। और कवि को अपना ये धर्म निभाना चाहिए कि वो समस्याओं से अवगत कराए और उनका समाधान दे। कई लोग जो कविता है उसको जी इस तरह से पेश करते हैं कि वे मतलब एक राजनीतिक स्टेटमेंट की तरफ सामने आ जाती है। जैसे हाँ। आपने कोई राजनीतिक स्टेटमेंट होता है, जैसे प्रेस में कोई कोई मतलब ऐसा स्टेटमेंट आता है, वैसे कविता भी उसी रूप में कभी कभी आने लगती है। तो थोड़ा सा लगता है कि कविता का जो मूल शिल्प है, कविता का जी जो मूल धर्म है,
कविता का मूल आशय जो है वहां पर थोड़ा सा वो डिफीट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या सहमत लगता हूँ है? जी मैं जी भी इस बात से सहमत हूँ कि कविता का रूप बदलते बदलते जब हम राजनीतिक कविताएं लिखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कविता के साथ, मैं बलात्कार तो नहीं कहूंगी लेकिन अत्याचार जरूर है। वो इतनी रूखी कविताएं और इतना उसका रस कहीं ना कहीं जैसे खत्म हो जाता है, या मैं ये कहूं कि वो कांटों भरी कविताएं हैं बिल्कुल। और इस पर मैं ये भी कहूंगी कि जब हम कोई भी समस्या हम सामने देते हैं कविता के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं कर्कश हो सकती है, कठोर हो सकती है, पर फिर भी आप ध्यान दीजिए कि कविता को बहना है कविता को, यानी कि कविता तरल होनी चाहिए। अब तरल कविता का मतलब ये नहीं कि वो पानी ही हो, तरल कविता का मतलब है कि वो तेजाब भी हो, लावा भी हो, लेकिन वो तरल हो, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसकी गति में अवरोध नहीं आने चाहिए। जो कि आजकल की जो गद्य कविताएं हैं मैं उनमें देख रही हूँ कि इतना निरा गद्य है वो कि उसमें बात जरूर है लेकिन कविता नहीं है। तो फिर आप गद्य में ही बात कहें, फिर कभी उसको कविता ना कहें, ये मेरा मतलब है। और कविता है तो फिर उसमें आपका चाहे प्रेम हो, चाहे उसमें आपका विरह हो, चाहे उसमें प्रतिरोध हो, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रतिशोध हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तरल होना चाहिए। ये मेरा मतलब है कहने का। और चलिए, ये एक साधना है। कविता कविता के इस स्वरूप पर आगे हम बातचीत करते रहेंगे। अब मैं जी आप पर छोड़ता हूं कि अब आप क्या सुनाना चाहती हैं, वह आप पर ही छोड़ देते हैं। आप इस समय क्या कोई गीत, गजल या कौन सी रचना आप हमारे मित्रों को सुनाना चाहती हैं? अच्छा, इस बीच में मैं मैं आपको बता दूं, सुनिए जी सुनिए संध्या जी जी, जी पूनम जी शर्मा जी बताइए। लगातार आपके लिए जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अरुण शुक्रिया कुमार कहिएगा। पासवान जी, रमेश चंद्र जी शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अन्नदा जी यूएसए अमेरिका से जुड़ी हैं, जी बलविंदर सिंह जी जी अत्री जी जुड़े हैं, लगातार आपका जी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत दिवाकर शुक्रिया सभी का। अयाचित जी तो है ही, मैंने आपको बता दिया, वे भी हमारे साथ जी जी जुड़े जी हैं। जी 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 जुड़े हुए हैं और वो हमेशा रहते हैं। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो उपस्थित रहते हैं। मैं दरअसल एक जज्बाती गीत है, पढ़ूंगी तो मैं तहत में ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं उस गीत से आप सब रूबरू हों, और कोई भूमिका उसमें नहीं है। और जो हमारा अतीत होता है, जो हमारी पिछली दुनिया है, बीती हुई दुनिया, उसमें कहीं ना कहीं हम टुकड़ा टुकड़ा बटे हुए होते हैं या छूटे हुए होते हैं घटनाओं में। जो भी घटनाएं, बहुत बड़ी घटनाएं जो घट चुकी, वहां जो हम अटके हुए हैं आज भी, उसके ऊपर एक गीत लिखा था मैंने। मैं चाहूंगी कि वो गीत आप तक जरूर जाए। आपका उसके स्वागत बाद है, फिर सुनाइए जरूर जी जरूर। जी। कभी हवा ले गई बहाकर, कभी भंवर में डूब गए थे, कभी हवा ले गई बहाकर, कभी भंवर में डूब गए थे, चलो वहां से लाए खुद को, जहां जहां हम छूट गए। कभी हवा ले गई बहाकर, कभी भंवर में डूब गए थे, चलो वहां से लाए खुद को, जहां जहां हम छूट गए थे। कहीं नीम के नीचे छूटे मीठी एक निबोली जैसे, कहीं पिता की चौखट पर हैं अब भी सजे रंगोली जैसे। कहीं नीम के नीचे छूटे मीठी एक निबोली जैसे, कहीं पिता की चौखट पर हैं अब भी सजे रंगोली जैसे। खड़े आज भी उसी गली में, नीत जहां पर रूठ गए थे, चलो वहां से लाएं खुद को, जहां जहां हम छूट गए थे। दूसरे अंतरे में देखिए कि कभी भीड़ में भी तन्हा थे,
कभी रहा जंगल में मेला, कभी समय से हम खेले थे, क्या बात है। कभी समय भी हमसे खेला, कभी भीड़ में भी तन्हा थे, कभी रहा जंगल में मेला, कभी समय से हम खेले थे, कभी समय भी हमसे खेला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी खड़े थे चट्टानों से, कभी कांच से टूट गए थे, कभी खड़े थे चट्टानों से, कभी कांच से टूट गए थे, चलो वहां से लाएं खुद को, जहां जहां हम छूट गए थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जी जी। जी, आ, शुक्रिया। तीसरा अंतरा है, कभी लिए अपमान आंख में, खड़े भीड़ में मुट्ठी भींचे, कभी पिघल कर बूंद बूंद में हमने दर्द अकेले सींचे, वाह। कभी लिए अपमान आंख में, खड़े भीड़ में मुट्ठी भींचे, कभी पिघल कर बूंद बूंद में हमने दर्द अकेले सींचे, कभी एक हल्की ठोकर से संयम के घट टूट गए थे, कभी एक हल्की ठोकर से संयम के घट टूट गए थे, चलो वहां से लाएं खुद को, जहां जहां हम छूट गए थे। क्या बात है, बहुत सुंदर, कभी बहुत सुंदर। कभी हवा ले गई बहाकर, कभी भंवर में डूब गए थे, चलो वहां से लाएं खुद को, जहां जहां हम छूट गए थे, चलो वहां से लाएं खुद को, जहां जहां हम छूट गए। क्या बात है, बहुत तो सुंदर, ये, बहुत सुंदर रचना। जी जी। जी तो जी शुक्रिया। मानवीय जीवन की जो संवेदना है, मुख्य संवेदना है, उसको आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से इसमें जी जी, बहुत कोशिश खूब। की कि हम अतीत में जिस तरह अटके होते हैं कि वहां से हमको निकलना चाहिए, तो ये एक बात देखिए, थी। देखिए, जी मानव जीवन का जो अतीत होता है, कभी जी कभी बहुत भयंकर भी साबित हो जाता है। अगर आप उस अतीत को सकारात्मक रूप में देखिए, हर एक जीवन में कठिनाइयां, मजबूरियां, परेशानियां, दिक्कतें, जी ये सब जी कुछ आती जी रहती जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल। हम उन्हीं को याद करेंगे, तो याद रखा करेंगे, तो फिर देखिए उनको ना एक बल के रूप में, एक शक्ति के रूप में आगे प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि आपका वर्तमान और भविष्य उस पर खड़ा रहकर एक आगे की तरफ सकारात्मक दृष्टि जी से चले। जी, मैं सबसे बिल्कुल जरूरी समझती वही है। हूँ उसको। तो हाँ, अब मैं थोड़ा सा फिर कविता की शिल्प पर बात करना चाहूंगा। तो जी आपका क्या विचार है कि जो कविता का शिल्प है, कि जैसे आप गीत भी लिखते हैं, गजलें जी भी लिखते हैं, आपने मुक्त छंद में भी कविताएं लिखी हैं, जी। तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पारंपरिक छंद तो नहीं लिखे, तो मैं उस विषय को अब हटा देती हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। पारंपरिक छंद के अलावा जो कविता का शिल्प है, कविता से मेरा मतलब है हर विधा उसमें, पारंपरिक छंद की बात अभी नहीं करेंगे। दोहा है, या मुक्तक है, या गजल है, या जी गीत जी। है, ये तो हुए एक ऐसी विधा जो एक फ्रेम में बनाई गई है, चाहे दोहे का फ्रेम हो, चाहे गजल का फ्रेम हो, बहर का फ्रेम, या वाद्यता, या फिर आपके गीत हैं। तो ये फ्रेम के अंदर अपनी बात कहना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी साधना है, और खूबसूरत भी है। अपनी बात को अगर आप एक धमक के साथ, एक तुकांत के साथ, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप तुकांत के साथ या उसको लय के साथ बात को कहते हैं, तो वो जल्दी रजिस्टर होती है, आपकी आपकी याददाश्त में बनी रहती है। इसीलिए आप देखिए, पुरानी कविताएं जो जिस तरह से लिखी गई थी, वो आज भी क्यों जुबान पर है, क्योंकि उसमें एक तुकांत की धमक भी थी, और एक छंद का निर्वहन भी था। तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे ये लगता है कि कविता में अगर हम कथ्य ला सकें, तो फ्रेम में कविता को लिखना वो उसकी ज्यादा वरीयता है मेरे लिए। और उसके बाद अगर हम अपने कथ्य को फ्रेम में नहीं ला पा रहे हैं,
तो फिर हमें कथ्य से समझौता नहीं करना और उसके लिए छंद तोड़ना है, जो कि निराला ने तोड़ा भी। अब यहां अगर मैं कहूं कि निराला ने छंद तोड़ा, लेकिन वो छंद जानते थे, जैसे कि आप साइकिल चलाना जानते हैं और आपने हैंडल छोड़ दिया, तो आप टकराएंगे नहीं, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना आता है साइकिल का। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही जी जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो छंद से मुक्त होकर कविताएं लिखते हैं, अगर उन्होंने भी छंद को जानने के बाद छंद को छोड़ा, तो वो अपनी कविता में खूबसूरती, कविता की, कविता का बहाव, कविता की गति को बहुत बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। जैसे कि हमारे नरेश सक्सेना, मैं फिर दोबारा आ रही हूँ उन्हीं के नाम पर, और भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने छंद को या गीत को छोड़कर मुक्त कविताएं लिखी हैं। तो उनका आपको बहाव अलग ही दिखाई देगा। अगर आप नरेश सक्सेना जी की कविताएं पढ़ेंगे, तो उनकी कविताओं में जो तरलता, जिसको मैंने अभी बहाव कहा था, कि वो चाहे तेजाब का हो, चाहे लावे का हो, चाहे पानी का हो, वो जो बहाव है, वो बहाव तभी दिख सकता है जब आपको छंद की भी जानकारी और आपने छंद अपनी मर्जी से तोड़कर आप बाहर आए। तो वो मैं जरूर चाहूंगी। और वो ये जो अराजकता आई है कविता में, समकालीन कविताओं में या गद्य कविताओं में, वो अराजकता आई ही इसलिए है कि निराला ने छंद तोड़ा, तो लोगों ने उसका लाभ ले लिया कि छंद को तोड़ा जा सकता है, यानी कि छंद को सीखने की जरूरत नहीं है। और उसका लाभ लेने का नतीजा ये हुआ कि मैं ये कहूंगी कि जैसे आतंकवाद आया, उस तरह से कविता में आतंकवाद आ गया। कोई बंदिश किसी तरह की अगर नहीं रह गई है, और आप दो तीन तीन पन्ने की कविताएं लेकर आप कविता को सुनाने जा रहे हैं, श्रोता बांध ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। और उनके पाठक, उनके श्रोता तो बिल्कुल भी नहीं रहे, पाठक भी कम हो गए हैं। जब तक कविता में तरलता नहीं होगी, ना वो श्रोता के को उसमें सरसता नजर आएगी, ना पाठक को, और ना फिर वो वहां पर रुक पाएगा। तो ये मेरा मतलब है कि कविता एक साधना है। कविता के शिल्प को अगर आपने कविता तोड़ भी दी है, तो भी आपको उसकी जो शब्द प्रवाह है, वो कहीं भंग नहीं होना चाहिए, उसकी लय भंग नहीं होनी चाहिए। अभी एक मुक्त कविता मैंने अगर आपको सुनाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं आपको एक लय दिखाई दी होगी, या आगे कुछ रखूंगी तो भी आप इस चीज को देखिएगा कि उसमें कहीं शब्द प्रवाह नहीं रुकता है। नहीं, आपने जो लंबी कविताओं की बात की, ऐसा भी नहीं है कि सब लंबी कविताएं बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए, निराला जी का राम की शक्ति पूजा लीजिए, नहीं, क्या बात है। बिल्कुल, तो मैं मतलब एक उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, या उसके बाद बहुत सारी ऐसी हिंदी साहित्य को, मैं विशेषकर हिंदी साहित्य के बारे में बात करूंगा, हिंदी साहित्य को बहुत सारे कवियों ने ऐसी लंबी कविताएं दी हैं जो बिल्कुल धारा प्रवाह चल रही हैं, और एक कथ्य के साथ, एक कथानक के साथ चल रही हैं। और उसमें कविता के जितने भी शिल्प हैं, जितने भी उसके जो गुण होने चाहिए, वो सब उसमें समाहित होते हुए वो कविता हमारे सामने आती है और रोचक भी है, सारगर्भित भी है, सार्थक भी है, और समसामयिक परिस्थितियों में खरी भी उतरती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक असफल प्रयोग होता है किसी का, कि वो लंबी कविता के नाम पर, मतलब वो चाहती है वो पूरा व्याख्यान इस तरह से लिखने, एक कहानी लिखने लगेंगे, तो जब तक कि आप कविता का जो आपने शिल्प की बात की, उससे आप भली भांति परिचित नहीं है कि एक लंबी कविता का शिल्प क्या होना चाहिए, उसका आदि और अंत तक की या जो यात्रा है पूरी, वो किस तरह होनी चाहिए, तभी हम उसको उस कविता की श्रेणी में उस कसौटी पर रख सकते हैं, खरी उतर सकती है। सही बात है। जी। मैं आपसे बात अगर कहूँ लंबी कविता की, तो लंबी कविता अपने आप में एक विधा है। लंबी कविता, शारद कोका से उन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, और हाँ, नरेश सक्सेना जी की चंबल के ऊपर लंबी कविता है वो भी। मैं उन लंबी कविताओं की नहीं बात कर रही हूँ जो उद्देश्य से लिखी गई है। एक उद्देश्य होता है लंबी कविता का। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। मैं उन कविताओं की बात नहीं कर रही जो उद्देश्य से लिखी गई हैं,
मैं उन कविताओं की बात कर रही हूँ जहां अराजकता है। अराजकता है मतलब आप जिस बात को 4 पंक्तियों में कह सकते हैं, उसके लिए आपने एक पेज लिया, पूरा पन्ना उसमें आ गया। जबकि मुझे ये लगता है कि ये कवि का संकल्प होना चाहिए कि शब्दों की कृपणता, शब्दों में उसे कंजूस होना चाहिए। भले वो लंबी कविता भी लिखे तो भी वो कहीं निरर्थक शब्द उसमें ना हो, ऐसा उसका एक कमिटमेंट अपने साथ होना चाहिए जो कि कविता मांगती है। अब मैं जिन लंबी कविताओं की बात कर रही हूँ, वो उन कविताओं की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी कविता को संशोधित नहीं किया, लिखा और आ गए, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। बस आपको निराला जी ने जो शब्द, जो छंद तोड़ा, आपको एक आजादी दे दी, और आजादी के बाद आपको उद्दंडता दे दी। उद्दंडता दे दी नहीं, उद्दंडता ले लिया आपने उस आजादी से, और उस उद्दंडता का परिणाम है कि आपके पास जो कविता एक पेज में हो सकती है या आधे पेज में, उसके लिए आप 2 पेज लिख कर लाते हैं। और मैंने चूंकि सुनी है, मैं गवाह हूं कि मैंने सुनी है लंबी कविताएं जो छोटी हो सकती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहां पर जो नई पीढ़ी है वो अपने कलम को नहीं रोक रही है, उसको कलम को रोक कर अपनी कविता को बार बार पढ़ के, बार बार संशोधित करके तब मंच तक जानी चाहिए वो कविता। चलिए, ये मेरा कविता कहना कविता पर बात, कविता के बहाने पर बातचीत आगे जारी रहेगी। है अब जी। आप कोई गजल सुनाइए। अच्छा, मैं आपको गजल सुनाऊं? चलिए, जी, मैं आप आपको क्या सुन। कुछ एक, जो जो जैसा कि मैंने कहा कि कविता का धर्म है समस्याओं पर बात करना, जो कि गजल का जायका नहीं था। वो गजल गजल का जो मिजाज था वो ये था ही नहीं कि वो समस्याओं पर बात करे। गजल को हमारे यहाँ दुष्यंत जी ने वही आ, मैं कहने वाला था, आ, दुष्यंत जी ने तो उसको आगे गजल का वो मजमून बना लिया, विषय बनाया, हाँ और गजल के जी जी जी। माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समाज में, समाज की बहुत बड़ी हम्म, देन है उनकी, समाज जो को उन्होंने। जागरूक किया है। जी जी और जी। वरना गजल आशिकी और वो गुफ्तगू होती थी, उसको गजल कहा जाता था। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरी ये जो गजल है, ये भी कुछ ऐसे ही तेवर हैं कि जिसमें आप अ, शिकायत या प्रतिरोध आप देखेंगे। आपका स्वागत है। आपके सामने सुनाए, है। सुनाइए। जी जी। खबर भी है तुमको कि क्या दे चुके हो, खबर भी है तुमको कि क्या दे चुके हो, दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। खबर भी है तुमको कि क्या दे चुके हो, दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। सफ़े पर बचे सिर्फ शिकवे शिकायत, सफ़े पर बचे सिर्फ शिकवे शिकायत, मोहब्बत को तुम हाशिया दे चुके हो। सफ़े पर बचे सिर्फ शिकवे शिकायत, मोहब्बत को तुम हाशिया दे चुके हो। दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। तुम्हारी ही चित हो, तुम्हारी ही पट भी, तुम्हारी ही चित हो, तुम्हारी ही पट भी, बहुत हार का सिलसिला दे चुके हो। दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। अगला शेर देखें कि वफा तुम किसी से भला क्या करोगे, वफा तुम किसी से भला क्या करोगे, जुबा को ही अपनी दगा दे चुके हो। वफा तुम किसी से भला क्या करोगे, जुबा को ही अपनी दगा दे चुके हो। और अगला शेर देखें कि सुलह कर चुके हम उन्हीं कातिलों से, सुलह कर चुके हम उन्हीं कातिलों से, जिन्हें तुम हमारा पता दे चुके हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सुलह जी। कर चुके, सुलह कर चुके हम उन्हीं कातिलों से, जिन्हें तुम हमारा पता दे चुके हो। दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। और आखिरी शेर देखें क्या कि बात है। खता पर हमारी
नहीं हक तुम्हारा, खता पर हमारी नहीं हक तुम्हारा, खता पर हमारी नहीं हक तुम्हारा, गुनाहों से पहले सजा दे चुके हो। वाह क्या बात है, खता सुंदर, फिर से पर सुनाए, ये सुना, ये फिर से शुक्रिया सुनाइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया बढ़िया। कि खता पर हमारी नहीं हक तुम्हारा, खता पर हमारी नहीं हक तुम्हारा, गुनाहों से पहले सजा दे चुके हो, दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। वाह वाह वाह, सुंदर, खबर बहुत भी है सुंदर। तुमको कि क्या दे चुके हो, खबर भी है तुमको कि क्या दे चुके हो, दबी आग को तुम हवा दे चुके हो, दबी आग को तुम हवा दे चुके हो। बहुत बहुत वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो गजलों का अलग संग्रह है आपका, कोई परियोजना बनाई है आपने, या सब कविताएं मिश्रित रूप में आपके काव्य संग्रहों में सम्मिलित की गई हैं, शामिल की गई हैं? हाँ, नहीं नहीं, विधा के हिसाब से किताबें आई हैं, जी और जी। विधा के हिसाब से ही रहेंगी भी। गजल पर भी कोई किताब नहीं आई, गीतों पर किताब आई है, और दोहे पर आई है। दोहे एक बहुत बड़ी चुनौती है पीहू, दो पंक्तियों में आपको अपनी बात कह देनी है, और बात भी वो हो जो कहीं ना कहीं आपके दिल को लगे, या कहीं ना कहीं चौंका दे आपको। ये एक चुनौती दोहे की है, तो उन पर लिखा है। अब अब आप बताइए कि ना कुछ मैंने क्या हम। दोहे की बात की आपने, तो जी कुछ दोहे दोहे आपसे सुनना चाहेंगे हम। जी, तो मैं आपको दोहे कुछ आपके सामने जो भी मुझे ऐसा लगे। देखिए, बारिश जब होती है, अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन अ, बारिश पर आपके सामने रखूंगी। मेरा मतलब ये कि आप ये देखिए कि दो पंक्ति में आपको बात चौंका दे। ये एक दोहे की चुनौती है। तो देखिए कि सागर ने तो भेज दी अपनी जल जागीर, सागर ने तो भेज दी अपनी जल जागीर, अब बादल के हाथ है प्यासे की तकदीर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सागर सुंदर। सागर ने तो भेज दी क्या अपनी बात है। जल जागीर, अब बादल के हाथ है प्यासे की तकदीर। वाह वाह, बहुत सुंदर। और सूर्य ढका जब मेघ ने धरा हुई बेचैन, सूर्य ढका जब मेघ ने धरा हुई बेचैन, भरे भरे पोखर लगे जो बिरहन के नैन, क्या बात है, क्या बात भरे है। भरे पोखर लगे जो बिरहन के नैन। तो ये एक आपको बताया कि बारिश के ऊपर अपनी बात रखकर कि दो पंक्ति में आपको अपनी बात कहनी होती है। स्त्री के ऊपर कुछ, स्त्री दरअसल मेरी कमजोरी रहा है स्त्री के दर्द को लिखना, क्योंकि हम सभी उसी उसी से गुजरे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ, ये मेरा धर्म है कि मैं रचनाओं के जरिए स्त्री जागरूक भी हो, और स्त्री का दर्द समाज में जाए। तो स्त्री के ऊपर आपको दो दोहे चाहूंगी, दो सुनाना, और जी जी। फिर अलग अलग स्वागत। विषय रहेंगे। जी जी जी। अ, नारी को उपमा मिली सुविधा के अनुसार, क्या बात है। नारी को उपमा मिली सुविधा के अनुसार, कभी स्वर्ग की अप्सरा कभी नर्क का द्वार। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नारी को उपमा मिली गागर सुविधा में के सागर, गागर अनुसार। में सागर, गागर में सागर जी, भर दिया आपने। शुक्रिया शुक्रिया तो शुक्रिया। फिर से कि सुनाइए। नारी को उपमा मिली सुविधा के अनुसार, कभी स्वर्ग की अप्सरा कभी नर्क का द्वार। वाह। और मैं ये भी चाहूंगी कि स्त्री, एक घरेलू स्त्री का जो दर्द है, वो एक दोहे के जरिए, ये भी दर्द ही था स्त्री का। एक और दोहे में बात रखूंगी।
कि बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान। क्या बात है। बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान, पिंजरे में ही उड़ गए जब मैना के प्राण। ये बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक बिल्कुल चार दीवारी में का दर्द है स्त्री का, कि बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान, पिंजरे में ही उड़ गए जब मैना के प्राण। और एक दोहे से मैं उसकी गुहार आपके सामने, कि पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार। वाह, पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या जी बात है। जी, कि बहुत पिंजरे सुंदर। में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। क्या तो बात है। ये मुझे लगा कि मैंने एक दर्द हमारे समाज की महिला का और उसकी गुहार आपके पटल के माध्यम से कुछ कुछ पहुंचाई। कुछ फरमाइश आ रही है, कुछ मुक्तक भी सुनाइए आप। दिवाकर जी का कहना था कि मुक्तक अच्छा भी अच्छा, आप सुनाइए। जी जी, कुछ मैं मुक्तक भी सुनाऊं, हो लेकिन जाए अभी आपसे। अभी 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 मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। चूंकि दोहे खुले हुए हैं तो मैं दो दोहे आपके पास नहीं, मन और दो तन दो के। दो जी, दो नहीं, आप अभी 10 सुनाइए। बहुत बढ़िया, दोहे न, तो आपके बहुत शानदार है। मुक्तक भी जी, सुनाएंगे, दोहे सुनाइए। हाँ जी जी, आपका। मैं सुनाती जी हूँ। जी जी, जी। देखिए हमारा जीवन संगीत है कि सांस सांस सरगम हुई धड़कन एक झनकार। क्या बात है। सांस सांस सरगम हुई धड़कन एक झनकार, मन रूहानी तर्ज है पूरी देह सितार। ओए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। ये जी, सांस सांस सरगम हुई धड़कन एक झनकार, मन रूहानी तर्ज है पूरी देह सितार। क्या तो बात ये है, हम संगीत से बने होते हैं, हमारा हमारी धड़कन, हमारी सांसें, हमारी बीट है जिंदगी की। क्या तो बात है। ये बात कहनी चाहिए। अब तन और वाह, मन पर हम बात करें। आपका सामने होना मेरे लिए संबल है कि आप क्या सुन रहे बात है। हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शुक्रगुजार हूँ आपके पटल की, कि आपके माध्यम से मैं। मैं तो देखिए, 1 साल से आपको लाने की कोशिश कर रहा था। कभी आप जी लखनऊ से बाहर थी, कभी आप घरेलू जी, कार्यों में इतना व्यस्त रही कि आप समय नहीं निकाल पाई। लेकिन हाँ वो अच्छा वक्त हुआ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। और आप लोगों की शुभकामनाएं, ईश्वर की कृपा कि हम उस संकट से निकल के निकल आज आए। मैं अपनी रचनाओं के साथ आपके पटल पर हूँ। तो मैं उस पर भी आना चाह रहा था कि वो 2-3 साल तो बहुत खराब रहे, भयानक रहे। तो आपका हाँ जी, आपकी साहित्यिक गतिविधियां कैसी चलती रही उन दिनों, या केवल घरेलू परेशानियों में ही बीते भी दिन। नहीं, घरेलू परेशानी के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मैं खुद कोविड की चपेट में थी, जी जी और जी। बहुत गंभीर स्थिति से लौट के आई हूँ। जी जी। तो मुझे ये लगा कि सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, सबने बहुत प्यार दिया। डॉक्टर्स ने जो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसने, मुझे लग रहा है कि कुछ घटनाएं अगर खराब है भी, तो हमारे अनुभव हमें ये कहते हैं कि दुनिया बड़ी खूबसूरत भी है, जिसको कि मुझे लग रहा है कि जैसे अगर बुरे लोग हैं धरती पर, तो जो अच्छे लोग हैं वो उससे ज्यादा बहुतायत में हैं। और हम लोगों को इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए, और उसके बाद का समय इसलिए मुश्किल रहा कि फिर अपनी पारिवारिक समस्याएं घर में हुई, और आपसे बात वही। लगातार होती थी कि मैं अभी इस जी जी स्थिति में हूं नहीं। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, अच्छा। हमारी रचनात्मक शुभका। कार्य। जी, जी। जहां तक सृजन की बात है, धीमा रहा लेकिन रहा। वो मेरी धड़कन है, जैसे मेरी सांसें हैं, कि मैं कुछ ना कुछ
थोड़ा रहा लेकिन रचती रही, जो धीरे धीरे करके आपके सामने ला भी रही हूँ। अब कोविड कुछ के वो दौरान, आप क्या सुनाएंगे अब आप? हाँ नहीं मैं ये कह रही हूँ, कोविड के दौरान जी जी जी। हम लोगों ने बहुत ये महसूस किया कि हमारा तन कैद है लेकिन मन अंतर्जाल के जरिए आजाद रहा, हम लोग जुड़े क्या रहे कहीं ना कहीं। जी, नहीं तो वही वही सबसे अंतर्जाल बड़ी ने, उपलब्धि। जी जी। जी, अंतर्जाल ने बहुत मैं कहूंगी कि मसीहा की तरह काम किया उसने, हमारे विज्ञान ने, तकनीक ने हमारी। तो तन और मन के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी मैं। जरूर, आपका स्वागत है। कि तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। क्या बात है। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी तन जी जी। की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोग। और एक और दोहा कि तन की खिड़की बंद है, सॉरी, तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। वाह वाह वाह, क्या बात है। तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन नियमों का दास है, मन पूरा सम्राट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जी, बहुत अच्छा। जी जी जी। जी, कि तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन नियमों का दास है, मन पूरा सम्राट। वाह वाह, तो ये बहुत बढ़िया। मैंने आपको कहा कि एक चुनौती होता है ये कि आप अपनी दोहे में अपनी बात पूरी की पूरी उसी 13 और 11 मात्रा में अपनी बात कहें। तो वो कोशिश रही है। आपके सामने एक और दोहा, जी, स्वागत है। आपकी आपकी जिंदगी से भी जुड़ेगा, हमारी भी। कि भीतर मिर्ची द्वेष की, ऊपर प्रेम प्रगाढ़। वाह, क्या बात है। भीतर मिर्ची द्वेष की, ऊपर प्रेम प्रगाढ़। फिर तारीफों के पुल तले, निंदाओं की बाढ़। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत जी, बढ़िया, बहुत भीतर अच्छी भीतर व्याख्या है, बहुत मिर्ची, जी, बहुत अच्छी भीतर व्याख्या, बहुत मिर्ची, अच्छी। जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। कि जी, भीतर मिर्ची द्वेष की, ऊपर प्रेम प्रगाढ़। तारीफों के पुल तले, निंदाओं की बाढ़। क्या बात है, तो क्या ये बात एक है। सच है हमारी हमारी जिंदगी का। रिश्तों पर एक दोहा देखिए कि आंखों से मिलते नहीं बरखा के संकेत। वाह वाह। आंखों से मिलते नहीं बरखा के संकेत। बंजर होते जा रहे संबंधों के खेत। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। आंखों से मिलते नहीं बरखा के संकेत। बंजर वाह। होते जा रहे संबंधों के खेत। तो और क्या, एक एक दोहा अपने नाम का प्रयोग चाह रही थी कि आप तक पहुंचे, मेरे नाम का प्रयोग। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। कि सूरज थक कर ढल गया, सिमट गई सब धूप। शाम का समय है कि क्या बात है। सूरज थक कर ढल गया, सिमट गई सब धूप। संध्या जोगन हो गई, धर कर भगवा रूप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि उपमा दिया आपने जी। सूरज थक कर ढल गया, वाह सिमट वाह वाह। गई सब धूप। संध्या जोगन हो गई, धर कर भगवा रूप। एक बहुत और अच्छा संध्या चित्रण की, किया आपने। जी जी जी। जी जी, एक और संध्या के जरिए बात कहना चाहूंगी कि आदिकाल से तू रही ढलने की पहचान। क्या बात है, क्या बात है। आदिकाल से तू रही ढलने की पहचान। फिर भी उगना चाहती संध्या तू नादान।
अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि आदि काल से तू रही ढलने की पहचान, फिर भी उगना चाहती संध्या तो नादान। ये कुछ ऐसे ही आपके सामने दो, एक एक और दोहा मैं आपके सामने रखूंगी। जी जी जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, जी 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 उनके प्रयोग किए हुए हैं उसमें दोहों में। तो यमक अलंकार का प्रयोग है, एक शब्द के दो अर्थ। जी जी जी। जी, नहीं पता होगा, मैं ऐसे ही मैंने कहा सब लोग सुन भी रहे हैं तो मैं बहुत बढ़िया, बताऊं। बहुत अच्छा। जी जी। जी कि वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर, वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर, मैं नदिया का तीर हूँ वो तरकश का तीर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जी, बहुत, फिर कि से वो सुनाइए, मेरा, जी, बहुत बहुत वो बढ़िया। मेरा वो मेरा हम नाम है मगर अलग तासीर, मैं नदिया का तीर हूँ वो तरकश का तीर। तीर, क्या बात है, क्या तो बात है, ये, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी तो जी मैं अब अब कुछ मुक्तक आप कह रहे थे ना। जी जी, मुक्तकों की भी आप हमारे कई मित्र कह लो कि दिवाकर जी ने कहा मुक्तक भी सुनाइए, बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करती हूँ, जी मुझे जी जो भी इस वक्त मेरे सामने होंगे। देखिए, जिंदगी हमारी रवानी है, मैं भूमिका में और कुछ नहीं कहूंगी। जी कि जी जिंदगी जो है वो एक गतिशीलता को हम जिंदगी बोलते हैं। तो उस पर है कि मेरे पांव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरे पांव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरे पांव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। वाह मुझे वाह वाह, मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार इससे है। प्यार है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत तो ये एक बहुत बात बढ़िया। है कि जिंदगी जो है वो आपकी रास्ता है ना कि मंजिल। आप, तो उस पर एक बात कहनी चाहिए थी। एक एक और मुक्तक मैं आपके सामने रखूंगी। जी जी मुझे लग रहा बिना भूमिका के आपके सामने रखूं और आप सुनिए। जी, कि मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, वाह चुनौती वाह वाह। देखिए, चुनौती के जी 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 मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे, और बुलंदी पर बांटी हर तरफ ढलाने, बुलंदी पर बांटी हर तरफ ढलाने। जिंदगी ने केवल इम्तहान बांटे, जिंदगी ने वाह केवल वाह वाह, इम्तहान क्या बात बांटे। है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जी, तो ये एक मुक्तक था आपके सामने। मैं ये जरूर चाहूंगी कि एक मुक्तक मैं और आपके सामने रखूं, फिर हम गजल या गीत जो भी आता है उस पर आते हैं। जी 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 एक मुक्तक है कि कोई भूमिका नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती। बस वो मुक्तक आपके सामने है क्या बात। कि ये मौन तेरे फैसले फिर से न टाल दे, ये मौन तेरे फैसले फिर से न टाल दे। मूरत में तुझे बर्फ की गुपचुप न ढाल दे, ये मौन तेरे फैसले फिर से न टाल दे। मूरत में तुझे बर्फ की गुपचुप न ढाल दे। उठना न छोड़ दे कहीं ये चोट से लहरें, वाह वाह,
उठना न छोड़ दे कहीं ये चोट से लहरें, ये सब्र तुझे जुल्म की आदत न डाल दे, ये वाह सब्र वाह वाह तुझे वाह, क्या बात है, ये क्या ये बात है। सब्र तुझे ये सब्र तुझे जुल्म की आदत न डाल दे। वाह, तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत एक सुंदर, बहुत सब्र बढ़िया। का एक खतरनाक पहलू सब्र का जी जी ये जी भी है। जी जी तो मुक्तक मेरे ख्याल से मैंने जी कोशिश जी। की कि आपके सामने जो अच्छा, भी मेरे सामने अब। जी संध्या जी, संध्या जी, जी जी थोड़ा बहुत जी जी बातचीत बताइए। इस रूप में करेंगे। देखिए, एक कवि कई चीजों से अछूता अपने आप को नहीं रख सकता है। जैसे जी। हमारे आसपास, हमारे समाज में हम्म और पूरे परिवेश में, जैसे हम्म महिलाओं का उत्पीड़न की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं। चाहे वो जी परिवार में महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न होता है, या हम्म बहुत सारे ऐसे 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 ऐसी परिस्थितियां बनती है हमारे समाज में, जहाँ पर जी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिससे कवि हृदय जो है जी प्रभावित रहे बिना नहीं रह पाता है। जी और अपने आसपास के परिस्थितियों से ये सब ग्रहण करके आपकी हम्म कविता जन्म लेती है। और जी कविता का धर्म यही है कि जो आप हम्म भुगतते हैं, भोगते हैं अपने जी जीवन में, उसको आप शब्दों के माध्यम से, उसको आप अपने हम्म उद्गारों के माध्यम से, अपनी जी भावनाओं के माध्यम से फिर उसको एक साकार रूप, कविता का रूप देते हैं, जो फिर जी आप सामने रखते हैं। और जी वही तो आपकी उसकी परिभाषा होती है। तो जी क्या कहना है इसका, आपके इसके बारे में कि व्यक्ति को कितना उससे प्रभावित रहना चाहिए, ताकि कविता उसकी पूरी तरह से उसका प्रतिनिधित्व करे, अपने पाठकों के सामने रखे उस समस्या को। किस तरह से आप उस को लेती हैं आप? नहीं, जो सामाजिक घटनाएं हैं हमारी, आपने चूंकि स्त्री की बात कही तो मैं स्त्री की बात कहूंगी। और वो चूंकि मैंने आपसे बताया कि मेरा वो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ अगर कोई तकलीफ में होती है स्त्री, या हमारी कन्याएं या लड़कियां, मेरे लिए ये शायद सबसे बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि आप अगर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं तो भी, और आप अपने आसपास किसी और की घटना से प्रभावित हैं तो भी, वो परकाया प्रवेश जरूर होता है। आप उसकी तकलीफ को अपनी मानकर अ, आप उस आप उसको शिद्दत से महसूस करते हैं, तब वो कागज पर उतरती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी कवि ने, अरे वो तो उस तकलीफ से गुजरा ही नहीं, उसने कैसे लिख दी। तो मुझे लगता है कि कवि उसको भोगता है, दूसरे की तकलीफ को भी। और इसी को वो परकाया प्रवेश जैसी बात तो कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी रचनाएं लिखी गई हैं मेरी, वो कुछ अपनी होंगी लेकिन समाज में हर एक की। अब अगर आज मैं मेरी मेड यहाँ मेड जो काम करती है उस पर एक कुछ लिखा था मैंने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई कहते हैं मुझे, मैं तो ये काम करती ही नहीं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। मतलब मैं उसको लिखने का मुझे अधिकार ही नहीं क्योंकि मैंने भोगा नहीं। ऐसा नहीं है। हम लोग उसकी जगह पर अपने को महसूस करके, या कोई भी कभी अ, उस दर्द को उतारता है और वो फिर दर्द समाज में जाता है। अब चूंकि आपने कहा तो मुझे है, बड़ी तकलीफ से लिखी हुई कविता है। और आप, वास्तव में वही मैं कविता सुनना चाह रहा था। अगर आपके समक्ष है वो, तो सुनाइए। नहीं और समक्ष जो भी नहीं है वो अ, वो कविता मुझे याद है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं मतलब वो आपके सामने सुना सकूं। जी जी मुक्त कविता ही है वो। जी 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 और वो कविता छोटी बच्चियों के साथ जो भी कुछ होता है या जो हुआ, ये शायद आपको याद हो, टप्पल जगह थी वो, जहाँ की घटना थी, जिसमें 2.5 साल की लड़की फिर अधजली पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं हम पूरी पूरी रात नहीं सोए, ऐसी ऐसी जब भी घटनाएं हुई हैं तो।
और ऐसा नहीं कि वो उसी की घटना हम खुद को वहां पर महसूस करते हैं। तो आप कहें तो मैं सुनाऊं आपको? सुनाइए, आपका स्वागत है। जाने क्या हुआ बीती रात कि मछलियां जल से बाहर निकल आई। सांसों ने हवा का बहिष्कार कर दिया। जहर से नीला पड़ गया समूचा आसमान। मिट्टी ने अपने बांझ होने की दुआ मांगी और आग चुल्लू भर पानी में डूब मरी। क्या बात। जाने क्या हुआ बीती रात कि मछलियां जल से बाहर निकल आई। हवा ने सांसों का बहिष्कार कर दिया। जहर से नीला पड़ गया समूचा आसमान। मिट्टी ने अपने बांझ होने की दुआ मांगी और आग चुल्लू भर पानी में डूब मरी। ऐसा क्या हुआ अकस्मात? बड़ी मुश्किल होती है जब आप अपनी बात ऐसे कहते हैं तो, कि थोड़ी सी पंक्ति से मैं भूल रही थी, मैं सोच भी रही थी कि मैं सुनाऊं तो इसको नहीं बोलूं। रात भर भेड़िए गश्त करते रहे और दहशत के डैनों पर उड़ते रहे गिद्ध, जिंदा गोश्त की तलाश में। रात भर भेड़िए गश्त करते रहे और उड़ते रहे गिद्ध, जिंदा गोश्त की तलाश में। चिड़िया सुबह तक घोंसले में वापस नहीं लौटी। वाह। और अंधेरे ने नहीं दर्ज होने दी कोई प्राथमिकी। क्या बात। चिड़िया सुबह तक घोंसले में वापस नहीं लौटी और अंधेरे ने नहीं दर्ज होने दी कोई प्राथमिकी। इंतजार का कंधा, इंतजार का थैला कंधे पर बहुत भारी हो गया। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे, मगर किसी ने नहीं सुना पृथ्वी का आर्तनाद। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत यूं तो मार्मिक, जल, मार्मिक, वायु, यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे, मगर किसी ने नहीं सुना पृथ्वी का आर्तनाद। जाने क्या हुआ होगा बीती रात। हवा बिखरे हुए भोर का सूरज लहू में नहाकर निकला। भोर का सूरज लहू में नहाकर निकला। हवा बिखरे हुए पंख बुहारने लगी और धूप धरती के आंगन में मातम पुरसी के लिए बैठ गई। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भोर का सूरज लहू में नहाकर निकला। हवा बिखरे हुए पंख बुहारने लगी और धूप धरती के आंगन में मातम पुरसी के लिए बैठ गई। मगर धूप के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। मगर धूप के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। सचमुच खतरे में है रात, सचमुच बहुत खतरे में है रात, सचमुच क्या बात, खतरे में है रात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो ये कविता कहीं प्रकाशित हो चुकी है? जी, ये तो 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने एक बार सुनाई थी, तो जहां सुनाई थी उन्होंने ही मेरे हाथ से लेके और उसको निकाला था। दुनिया इन दिनों एक पत्रिका निकलती थी तब, भोपाल से। जी, तब उन्होंने इस कविता को प्रकाशित किया था। चलिए, बातचीत पता ही नहीं चला, बातचीत इतना 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बातें
आपकी कविताओं ने तो मंत्रमुग्ध कर दिया और हमारे मित्र अरे लगातार जुड़े मैं हैं। तो मैं चाहता हाँ हूं कि जी। अब आप एक गजल सुनाइए, अगर कोई गजल आपके सामने, अच्छा, उससे हम आप मुझे अभी, मैं अपनी गजल है मेरे सामने, लेकिन जी आप जी मुझे बस ये जरूर बता दीजिए, अपनी एक राय आपसे जानना चाहती हूँ कि जी जी गंभीर गजल सुना दें या फिर थोड़ी हल्की फुल्की रहे, कैसी रहे बताइए। देखिए देखिए, हर कोई रचना गंभीर ही होती है, जबकि आपने स्वदेश लिखी है, आपने उसके जी। उसकी जो मार्मिकता है, उसका जो गांधीर्य है, उसका जो हम्म। अर्थ है, तो हम्म। उसको इसलिए हर एक मतलब अच्छा, चल, चलिए छोटी सुनाइए सी सुनाइए। छोटी छोटी बहर की एक गजल है। क्या बात है, आपका स्वागत है। फिर वही बात आ जाएगी जो अभी कविता में थी, थोड़ी जी सी, जी 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 कि बच्चा सदा हिफाजत में है। हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि बच्चा जी जी सदा, जी उसकी रक्षा भगवान करते हैं। बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहावत में है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त बच्चा व्यंग्य है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहावत में है। और सारी दुनिया जानी दुश्मन, सारी दुनिया जानी दुश्मन, फिर भी इश्क इबादत में है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। कि सारी दुनिया जानी दुश्मन, फिर भी इश्क इबादत में है। और दरिया, पर्वत, पेड़ चीखते, वाह वाह, दरिया, दरिया, पर्वत, पेड़ चीखते, गूंगा आज शिकायत में है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। दरिया, दरिया, जी धन्यवाद। दरिया, पर्वत, पेड़ चीखते, गूंगा आज शिकायत में है। और टूट जाओगे नाज उठाकर, टूट जाओगे नाज उठाकर, इतना वजन नजाकत में अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, है। बहुत सुंदर, बहुत, टूट, फिर से ये जी फिर से जी, सुनाइए, फिर से सुनाइए, बहुत बढ़िया, कि बहुत अच्छा। टूट, जी शुक्रिया, टूट जाओगे नाज उठाकर, वाह 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 वाह, टूट जाओगे नाज नाज उठाकर, उठाओ, क्या बात। इतना वजन नजाकत में है। हाँ 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 हाँ, और तन जर्जर है, डहा नहीं पर, क्या तन बात है। जर्जर है, तन जर्जर है, डहा नहीं पर, अब तक रूह इमारत में है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, तन, बहुत अच्छा। तन तन जर्जर है, डहा नहीं पर, अब तक रूह इमारत में है। और आगे जो दिख रहा विरोधी, हम्म, आगे जो दिख रहा विरोधी, पीछे वही हिमायत में है। क्या बात है, क्या बात आगे, है, क्या बात है। आगे, धन्यवाद। या कि यहाँ, आगे जो, आगे जो दिख रहा विरोधी, पीछे वही हिमायत में है। और ध्यान चाहूंगी अगले शेर क्या, पर, क्या बात कि है। मुस्कानों की पुलिस गश्त पर, वाह मुस्कानों की पुलिस गश्त पर, सारा दर्द हिरासत में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुस्कानों की, जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। मुस्कानों की पुलिस गश्त पर, सारा दर्द हिरासत में है। और तोहमत तोहमत खेल चलेगा, आखिरी शेर है ये, कि तोहमत तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता अगर अदालत में। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो अंत में आपने क्या बात है, क्या बात है, वाह जी, वाह। तोहमत तोहमत खेल चलेगा, रिश्ता अगर अदालत में है। और बच्चा सदा हिफाजत में है, ऐसा सिर्फ कहा। क्या बहुत बात बहुत है, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत संध्या शुक्रिया। जी, पता ही नहीं जी चला, इतनी लंबी बातचीत और आपकी रचनाएं सुनी। जी, अंत में, मुझे, अंत में मुझे बताइए, जी मुझे आपसे ये सीखना है कि जी कविता को जिंदा रखने के लिए, बहुत अच्छी कविता बनाए रखने के लिए क्या जी, हमें क्या श्रम करना चाहिए।
एक कवि को क्या श्रम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी कविता आनी चाहिए समाज में। बहुत अच्छी कविता ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बीमार को ठीक करेगी, लेकिन बीमार को ठीक होने के लिए शक्ति का संचार करेगी, उसमें नया नहीं, सांस, हाँ नया श्वास देगी। जी जी। नहीं, वो तो मैं ये कहूंगी कि अच्छी कविता के लिए पढ़ना पड़ेगा हमारे पुराने कवियों को, जानना पड़ेगा। एक 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 कविता को कई कई बार पढ़ना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने उसको फ्रेम किया, किस किस तरह से उन्होंने शब्दों को जोड़ा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी मुझे लगती है कि खुद को खारिज करना पड़ेगा। भाई हमने ये कविता अच्छी नहीं लिखी, इसको हटाओ। ये जो आत्ममुग्धता है ना कि हमने जो लिख दिया वो बहुत अच्छा है, इससे, इस मोह से हटके खुद को खारिज करना, खुद को रिजेक्ट करना, ये आपके अंदर जरूरी है बहुत आना अच्छी कविता के लिए। क्योंकि आप ही जब खुद को रिजेक्ट करेंगे तभी तो आप उससे बेहतर लिखेंगे। नहीं तो अगर आपको आपका लिखा अच्छा लग रहा है तो फिर आप क्यों बेहतर लिखेंगे उससे, वो तो अच्छा है ही। तो खुद को खारिज करना है, ये मूल मंत्र है अच्छी कविता का मेरे हिसाब से। कोशिश करते हैं कि हम खरे उतरे अपने अपने इस कथन पर, मैं भी खरी उतरूं। और यही मैं सबसे बोलती भी हूँ कि आप अपनी कविता को पढ़ें और अलमारी में रख दें। एक हफ्ते बाद उसको फिर पाठक की तरह पढ़ें। आपने नहीं लिखी है वो किसी और की कविता है, आप उसको पाठक की तरह पढ़ें और देखें कैसी लग रही है। अगर आपको तब भी अच्छी लगती है तब उस पर काम करें। क्या बात है, बहुत सुंदर तो बात कही आपने। आपके भीतर पाठक होना जरूरी है, जरूरी वो है। बात मैं कहना चाहूंगी। अपने भीतर एक समीक्षक रखना भी बहुत जरूरी है, कि जब तक जी आप अपनी कविताओं को एक समीक्षक के रूप में फिर देखेंगे नहीं और उसमें आप पूरा विश्लेषण करके एक, इसको जी कहते हैं ना, क्रीम के रूप में आप उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों, एक जी बातचीत के दौरान हमने यही कहा था, एक अच्छी जी कविता के लिए आपको स्वयं एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद अच्छे नहीं हैं तब तक बहुत अच्छी कविता आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं बिल्कुल लिख सही सकते हैं, बात है कि नहीं लिख सकते हैं। आपके भीतर वो आदमी जीवित होना चाहिए जो जैसी कविता लिखी जा रही है, जिस व्यक्तित्व पर, जिस जायके पर कविता है, जिस विषय पर कविता है, वो व्यक्तित्व आपके अंदर जरूर होना चाहिए। क्या ये बात तो है, मैं बहुत कहूंगी बहुत कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इस बीच में जो अभी रमेश चंद्र शुक्ल जी ने बहुत एक विस्तृत व्याख्या आपके व्यक्तित्व और आपकी कविताओं पर की है, मेरा आपसे निवेदन है कि बाद में आप कमेंट्स देखिए और जी उनको मैं जरूर आऊंगी। आप उन पर अपने भी आप उसका उत्तर दे दीजिए। आलोक जी शुक्ल जी जी मैं हमारे नहीं। साथ जुड़े, दिवाकर जी जी भी, निशा कोठारी जी, महाराज कृष्ण भरत जी जी जम्मू से, और जी संतोष रैना जी, अपने इन मित्रों के बहुत लिए बहुत शुक्रिया सभी का। दो शब्द आप कहना चाहेंगे? जी मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। मैं पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं बहुत अभिभूत हूं कि मुझे खुद समय पता नहीं चला, मैं इतने प्रवाह में सब कुछ कहती गई और आपने मुझे सहज रखा। ये आपकी क्वालिटी, आपका गुण है कि मैं इतनी सहजता से सब अपनी बातें कहती रही। तो कहीं ना कहीं मैं ये थोड़ा सा आ, मोबाइल आपका, जी जी, इसको, जी हाँ जी, ये अब नहीं मैं। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि संध्या जी हमसे अभी थोड़ा सा हमसे इस समय डिस्कनेक्ट हो गई है। बातचीत अब अंतिम चरण पर है और बहुत सारे मित्र हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। मैं उनको मन से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में शुरू से अब तक जुड़े रहे और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार देते रहे। संध्या जी फिर जुड़ गए। मैं समझता हूं कि जी जी, आप कुछ कह रही थी संध्या जी। नहीं नहीं, बस वो कह रही थी और बिल्कुल समापन पर है, वक्त भी उतना नहीं है। मैं सबको धन्यवाद दूंगी और आपके पटल का शुक्रिया कि उसने मौका दिया मुझे इतनी बातें करने का। जो सारे लोग बने रहे उनके लिए बहुत आभार, इस अंतर्जाल का आभार, इस कनेक्टिविटी का आभार।
कि हम जुड़े रहे। और मैं व्यक्तिगत रूप से सारे अभी पलट कर आती हूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से सबको पढ़ूंगी और कमेंट को जवाब दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सब। बहुत 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 धन्यवाद संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कविता के बहाने उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम की हमारे साथ जुड़ी थी लखनऊ से प्रतिष्ठित कवियत्री श्रीमती संध्या सिंह। मैं अपने मित्रों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे। अब मुझे अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की। मैं नमस्कार